प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज का यह पार्ट 10 है। इससे पहले के पार्ट को पार्ट 1 से पार्ट 9 तक चैनल की प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक में अपलोड कर दिया गया है। आप उन्हें देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक प्लेलिस्ट पर जाकर। इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ऑप्शन है, व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, घट या बढ़ सकता है। इसका आंसर है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? भार नहीं बदलेगा। ठीक है, व्यक्ति के वजन का भार नहीं बढ़ेगा चलती लिफ्ट में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। एक जो व्यक्ति है वह लिफ्ट के अंदर वजन पैमाना अर्थात वजन मापने की मशीन पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, क्योंकि लिफ्ट के ऊपर जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर कार्य करेगा, इसलिए यह व्यक्ति के वजन को बढ़ा देगा। ठीक है, इसलिए पैमाने पर वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर। एक मेज है, उस पर पुस्तकों का ढेर रखा है, खाली स्थान के कारण हटता नहीं है। मेज पर जो पुस्तक रखी है और पुस्तकों का ढेर जो रखा है वह किसके कारण नहीं हटता है? ठीक है, अर्थात अपनी जगह से अलग जगह विस्थापित नहीं होता, ये पूछा गया है। किसके कारण? जड़त्व के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर अपनी जगह से हटता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? प्रश्न सिंपल सा है। प्रश्न बोला गया है, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, यह गति के किस नियम की पुष्टि करता है? ठीक है, या इसकी व्याख्या करता है, इसे बताना है। ऑप्शन है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ये तीसरा नियम है। इसी के कारण दीवार पर जो गेंद फेंका जाता है वो टकराकर वापस लौट आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? दिए गए ऑप्शन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम के द्वारा वस्तुएं पानी पर तैरती है, या हुक्स के नियम द्वारा, या फैराडे के नियम द्वारा, या आर्किमिडीज के नियम द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के नियम या सिद्धांत के द्वारा ही वस्तुएं पानी पर कैसे तैरती है इसे बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज सिद्धांत किसी वस्तु के पानी पर तैरने पर बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि एक क्रिकेटर है वह गेंद को कैच करने के लिए अपने जो हाथ है उसे गेंद के अनुसार पीछे करता है। जब गेंद उसकी हाथ की तरफ आता है
तो हाथ में आने से पहले क्रिकेटर अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर गेंद को कैच लेता है। यह क्यों करता है, इसे पूछा है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है, यह संपर्क के समय को कम करता है, जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा ऑप्शन है, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है, वह गेंद लपकने से डरता है और इसलिए वह अपने हाथ पीछे कर लेता है। ये गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वह संपर्क के समय को कम करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। इसका आंसर होगा, वह संपर्क के समय में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, वृद्धि करता है। जब गेंद हाथ से टकराने वाला होता है, उस समय को क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, संपर्क के बल में कमी आ जाती है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। बाकी सभी में यहाँ पर संपर्क के समय को कम करता है बोल दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। वह संपर्क के समय को कम करता है बोल दिया, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। ठीक है, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए संपर्क बल में कमी आ जाता है और गेंद आसानी से कैच हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। मेटल डिटेक्टर किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये पूछा गया है। सिविल लॉ के द्वारा, न्यूटन के नियम द्वारा, फैराडे के नियम द्वारा या कूलाम के नियम द्वारा। किस सिद्धांत के द्वारा यह संचालित होता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, फैराडेस लॉ द्वारा यह संचालित होता है मेटल डिटेक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी, फैराडे के नियम द्वारा संचालित होता है मेटल डिटेक्टर। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, संवेग को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है। वस्तु का आंतरिक गुण कौन सा होता है, पूछा गया है। जड़त्व, बल, संवेग, वेग। इसका आंसर है जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। तो बंदूक क्या करती है, जब हम गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। यह उदाहरण न्यूटन के, अगर बंदूक से गोली सामने की ओर चली है तो बंदूक अपने आप को पीछे की तरफ धकेलता है। यह नियम क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत न्यूटन की गति के थर्ड लॉ पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। यह ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। बल का जो समीकरण है वह किसके बराबर होता है, पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, बल का सूत्र जिन लोगों को पता है वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, अतः F m/a के बराबर होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई, संवेग का सूत्र हमने देखा था, क्या था संवेग का सूत्र। संवेग का सूत्र था द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग का सूत्र है। लेकिन हमें संवेग की इकाई पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा। संवेग की इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग की इकाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। हमने इसे न्यूटन के फर्स्ट नियम, जड़त्व के नियम में समझा था। यदि किसी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। यदि वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और यदि वह स्थिर है
तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जड़त्व के नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन रेखा को पार करने के बाद, ठीक है, एक धावक जो है वह भागना जारी क्यों रखता है, पूछा है। दिए गए ऑप्शन हैं, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनाता है। ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, गति का जो जड़त्व उस पर कार्य कर रहा है, यह उसे धावक को रेखा को पार करने के बाद भी कुछ दूरी तक भागने के लिए विवश करती है। ठीक है, अगर वह रेखा को पार करने के बाद एकाएक रुक जाए तो वह सामने की ओर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, गति के जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल का फॉर्मूला हम जानते हैं। बल का फार्मूला क्या है? F = m × a, द्रव्यमान गुणित त्वरण है। लेकिन इसे व्याख्यायित इसके द्वारा भी किया जा सकता है, यह पूछा है। बल को न्यूटन की गति के पहले नियम द्वारा क्या किया जा सकता है? व्याख्यायित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति के पहले नियम द्वारा बल को व्याख्यायित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहां पर एक और है, चलिए इसका आंसर किसको किसको पता है। संवेग को हम, ठीक है, क्या सेकंड नियम से परिभाषित कर सकते हैं न्यूटन के? हाँ या नहीं में आंसर दूं। और यदि आपका आंसर नो है तो न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा हम संवेग को परिभाषित कर सकते हैं, इसे बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बताती है या बदलने का प्रयास करती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बल। ठीक है, क्या है? बल भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु जो गतिशील है या कोई वस्तु जो स्थिर है उसमें परिवर्तन कौन लाता है? बल लाता है, बाह्य बल लाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बल होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? ठीक है, स्थान बदलने पर किस राशि का मान परिवर्तित नहीं होता? ऐसे प्रश्न हमने पिछले वीडियो में किए हैं। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर। वह है द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो मास है किसी वस्तु का वह स्थान पर निर्भर नहीं करता। हाँ, लेकिन उसका वेट स्थान पर और गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। क्योंकि वेट क्या होता है? द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का मान जिस जिस स्थान पर परिवर्तित होगा उसका भार अर्थात वेट उस स्थान पर परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन मास, ये जो मास है वह हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए किसी वस्तु के स्थान पर उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो उस बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह निम्नलिखित में से किस नियम इस स्थिति को व्याख्यायित करता है? इनमें से कौन सा नियम ऊपर दिए गए सेंटेंस को परिभाषित करता है या व्याख्या करता है, यह बताना है। इस पर हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य बल जो F है वह हमेशा बराबर और एक दूसरे की
विपरीत और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में किया गया है? इसकी हमने चर्चा बहुत बार की है, ठीक है। इस नियम की जो बराबर हो और विपरीत दिशा में कार्य करता हो। चलिए कमेंट कीजिए क्या आएगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद कर सके या लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय के लिए दौड़ता है ताकि वह गति का जड़त्व प्राप्त कर सके और इस जड़त्व के सहारे वह अधिक ऊंची और लंबी ऊंची छलांग लगा सके, ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति का जड़त्व लेने के लिए ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति कुछ दूरी तक दौड़ता है ऊंची छलांग लगाने से पहले। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। साथ ही आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।